हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। मैं आपका अपना आयुष सर आप सभी के लिए आज लेकर के आया हूं इंपेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला का कॉन्सेप्ट। आखिरकार इंपेरिकल फार्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है और हम किस तरीके से क्वेश्चन में इंपेरिकल फार्मूला को फाइंड आउट कर सकते हैं, ये भी आज के लेक्चर में देखेंगे। और मॉलिक्यूलर फार्मूला को किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, ये भी देखेंगे और खूब सारे क्वेश्चंस भी लगाएंगे ताकि हमारा कॉन्सेप्ट और भी क्रिस्टल क्लियर हो जाए। आइए बिना देर किए शुरुआत करते हैं आज के सेशन को। तो आज का सेशन स्टार्ट तो हम लोग एब्सोल्यूट डेंसिटी से करेंगे। कुछ कॉन्सेप्ट है जिसको समझना जरूरी है, क्योंकि बहुत बार क्या होता है ना, मॉलिक्यूलर फार्मूला का आप सवाल लगा रहे हो और बोल देता है वेपर डेंसिटी कुछ x है और आपको वहां से मॉलिक्यूलर मास निकालना, वेपर डेंसिटी के बारे में ही नहीं पता होगा, तो फिर हम लोग कैसे फाइंड आउट कर पाएंगे बेटा। तो यहां पर सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो सीखना वो ये सीखना है कि एब्सोल्यूट डेंसिटी किसको कहते हैं, डेंसिटी क्या होता है और ये कितने तरीका से क्लासिफाइड। तो आइए देखते हैं कि एब्सोल्यूट डेंसिटी मतलब क्या। जो सिंपली आप डेंसिटी का फॉर्मूला पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, डेंसिटी को हम लोग क्या चीज से डिनोट करते हैं, रो से भी डिनोट करते हैं। और इसका बेसिक फॉर्मूला क्या पढ़ते हैं, मास अपॉन वॉल्यूम। इसके ऐसा यूनिट्स होते हैं केजी पर मीटर क्यूब, केजी पर मीटर क्यूब, और भी बहुत सारे यूनिट्स होते हैं, ग्राम पर लीटर, ग्राम पर ml, मतलब ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इस प्रकार के बहुत सारे यूनिट्स होते हैं और आपको यूनिट कन्वर्जन करना हम लोगों ने पहले भी सिखा रखा है और शॉर्ट्स के फॉर्म में हमने अपलोड भी कर रखा है कि कौन कौन से यूनिट कन्वर्जन है जो आपको याद होने चाहिए। तो अगर किसी भी सब्सटेंस का डेंसिटी के बारे में बोल रहा है, इट्स मींस इट इज द रेशियो ऑफ मास एंड वॉल्यूम। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है, ये आपको ये बताता है कि एट इन अ फिक्स्ड वॉल्यूम कितना ज्यादा मास एक जगह पर प्रेजेंट है। फॉर एग्जाम्पल, बहुत जन बोलता है ना कि आपका हेयर डेंसिटी बहुत ज्यादा। हेयर डेंसिटी क्यों कहता है कि आपका जो सरफेस एरिया है आपका हेड का, उसमें कितने बाल हैं हेयर्स जो वहां पर मौजूद है। अगर हेयर डेंसिटी ज्यादा है तो आपका जो बाल है वहां पर ज्यादा मौजूद होगा। इज इट क्लियर? हेयर वहां पर ज्यादा मौजूद होगा। फॉर एग्जाम्पल, बहुत जन बोलते हैं ना दिस इज डेंसली पॉपुलेटेड एरिया। डेंसली पॉपुलेटेड एरिया मतलब उस पर्टिकुलर एरिया का, उस पर्टिकुलर स्टेट का, उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट का एक एरिया डिफाइंड है। अब उस डिफाइंड में मास जब बढ़ते जाएगा तो हम कहेंगे कि उसकी जो डेंसिटी है वो बढ़ते जा रही है। तो किसी की भी डेंसिटी बढ़ने का मतलब ये होता है कि उसका मास उस पर्टिकुलर वॉल्यूम, उस फिक्स्ड वॉल्यूम में बढ़ रहा है। अब बोलेंगे सर अगर वॉल्यूम फिक्स्ड नहीं है तो, अगर वॉल्यूम फिक्स्ड नहीं है तो उस पर्टिकुलर केस में आपको समझ में आ रहा होगा कि रो क्या है, मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और रो क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम है। मतलब अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी घटेगी, वॉल्यूम घटेगा तो डेंसिटी बढ़ेगी। सिमिलरली मास बढ़ेगा, डेंसिटी बढ़ेगी, मास घटेगा, डेंसिटी घटेगी। इज इट क्लियर और नॉट? इज इट क्लियर और नॉट? इज इट क्लियर और नॉट? क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? तो इस तरीका से मास और वॉल्यूम का डेंसिटी के साथ रिलेशन हम लोगों को देखने को मिलता है। अब ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेट्स ऑफ मैटर, ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड एंड लिक्विड के लिए डेंसिटी को हम लोग किस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं, ये हम लोग आज के लेक्चर में देखेंगे। क्लियर? अब होता क्या है ना, हम लोग डेंसिटी अगर हमको सॉलिड या लिक्विड के केस में निकालना है तो हम और बेसिकली कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम। लेकिन क्या ये सेम फॉर्मूला हम गैस के लिए लगा सकते हैं? तो बोलेंगे यस लगा सकते हैं, लेकिन गैस का हम लोग को मास मेजर कर पाना बहुत मुश्किल होता है हमारे वेइंग मशीन के द्वारा। तो हम लोगों को मास का एग्जैक्ट वैल्यू ही नहीं मिल पाता है, नहीं मिल पाता है। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, क्या इस फॉर्मूला को गैस के लिए भी अप्लाई कर पाएंगे क्या? तो मैं बोलूंगा नहीं। गैस के लिए क्या अप्लाई करेंगे? तो हम लोगों ने एक इक्वेशन पढ़ा है बेटा गैस के लिए, वो पढ़ा है PV इज इक्वल्स टू nRT। याद है क्या? याद आया? ये एक आइडियल गैस इक्वेशन है, ये एक आइडियल गैस इक्वेशन। आप क्या लिख दोगे, PV बराबर W अपॉन M इंटू RT। बोलो कोई दिक्कत की बात है क्या? नहीं। अब इस V को यहां ले आओ तो यहां से क्या निकल के आ जाएगा, PM अपॉन RT बराबर W अपॉन V। ये मेरा इक्वेशन निकल करके आ जाता है और ये W अपॉन V ही क्या कहलाता है, दिस इज द डेंसिटी। तो डेंसिटी का फॉर्मूला आज के बाद से गैसेस के लिए क्या हम लोग अप्लाई करेंगे, PM अपॉन RT। क्या अप्लाई करेंगे बेटा, PM अपॉन RT। तो ये फॉर्मूला हम सॉलिड और लिक्विड के लिए बेसिकली अप्लाई करते हैं। गैसेस के केस में हमको प्रेशर और टेम्परेचर पता होना चाहिए। अब यहां पर एक और टर्म आता है, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट सा टर्म आता है
जिसका बारे में हम लोग बात करते हैं, दैट इज नोन एज रिलेटिव डेंसिटी, दैट इज नोन एज रिलेटिव डेंसिटी। क्लियर है क्या? रिलेटिव डेंसिटी हम किसको कहेंगे? तो जब कभी भी हम किसी सब्सटेंस का डेंसिटी को किसी के रेफरेंस में मेजर करते हैं, जब कभी भी हम किसी सब्सटेंस के डेंसिटी को किसी के रेफरेंस में मेजर करेंगे, उसे ही हम रिलेटिव डेंसिटी कहते हैं। तो डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ द रेफरेंस, डेंसिटी ऑफ द रेफरेंस, बोलो आया क्या समझ में? दिस इज नोन एज रिलेटिव डेंसिटी, दिस इज नोन एज रिलेटिव डेंसिटी। अब सवाल है कि यहाँ पर रेफरेंस कौन होने वाला है? तो यहाँ पर बेसिकली जो हम लोग रेफरेंस लेते हैं, वो रेफरेंस किसका लेते हैं बेटा? वो रेफरेंस हम लोग बेसिकली वाटर का लेते हैं। रेफरेंस आपका किसका होगा? वाटर का, एट 4 डिग्री सेल्सियस। और एट 4 डिग्री सेल्सियस डेंसिटी ऑफ वाटर जो होता है वो हम लोग क्या बोलते हैं? 1 ग्राम पर ml, 1 ग्राम पर ml। और इसी रिलेटिव डेंसिटी का एक और नाम होता है, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन में आपको ये नाम भी देखने को मिलता है, दैट इज नोन एज स्पेसिफिक ग्रेविटी, दैट इज नोन एज स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी बराबर क्या हो जाएगा बेटा? डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। ऐसा नहीं, रिलेटिव डेंसिटी ये नहीं है, इसी को स्पेसिफिक ग्रेविटी भी कहते हैं। किसको कहते हैं? रिलेटिव डेंसिटी को स्पेसिफिक ग्रेविटी भी कहते हैं। ठीक, तो डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस आपको याद रखना 1 ग्राम पर ml। अब यहां पर तो रेफरेंस आपका वाटर हो गया, लेकिन गैसेस के केस में रेफरेंस हम किसको लेंगे? तो यहां जो रेफरेंस लिया जाता है रिलेटिव डेंसिटी के केस में, तो यहां पर रिलेटिव डेंसिटी के केस में क्या हो जाएगा? डेंसिटी ऑफ गैस अपॉन डेंसिटी ऑफ रेफरेंस, अपॉन डेंसिटी ऑफ रेफरेंस। अब यहां पर जो रेफरेंस लिया जाता है बच्चा, क्या लिया जाता है जरा बताना? यहां रेफरेंस H2 गैस को लिया जाता है, हाइड्रोजन गैस को लिया जाता है एज अ रेफरेंस, एज अ रेफरेंस। लेकिन याद रखिएगा, जिस प्रेशर और टेम्परेचर पे आप इस गैस का डेंसिटी को मेजर कर रहे हैं, सेम प्रेशर और टेम्परेचर पे आप हाइड्रोजन गैस का भी मेजर करेंगे डेंसिटी को, और फिर यहां पर पुट करेंगे। और जैसे यहां पर रिलेटिव डेंसिटी को स्पेसिफिक ग्रेविटी भी कहा जाता है इन केस ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, उसी तरीका से गैस के केस में इस रिलेटिव डेंसिटी का एक नाम है, दैट इज वीडी। वीडी बराबर क्या हो जाएगा? डेंसिटी ऑफ गैस अपॉन डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस। याद क्या रखना है? एट सेम प्रेशर एंड टेम्परेचर, एट सेम प्रेशर एंड टेम्परेचर। अब यहां से एक वर्ड निकल के आया, ये सिर्फ वीडी क्या है? ये वीडी क्या, किसको बोल रहे हैं आप? तो इस वीडी को कहा जाता है वेपर डेंसिटी, वेपर डेंसिटी। बोलो आया क्या? आया क्या यहां तक समझ में? ये बातें क्लियर हुई क्या? ये बातें आपके दिमाग में बैठी क्या? जल्दी से बताना यस और नो। ये बातें आई होप आपके दिमाग में बैठ गई होगी कि व्हाट इज डेंसिटी, व्हाट इज रिलेटिव डेंसिटी, व्हाट इज स्पेसिफिक ग्रेविटी, व्हाट इज हाउ वी कैन कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ गैस, हाउ वी कैन कैलकुलेट द रिलेटिव डेंसिटी। और गैसेस के केस में उसी रिलेटिव डेंसिटी को हम एक और नाम से जानते हैं, दैट इज नोन एज वेपर डेंसिटी, दैट इज नोन एज वेपर डेंसिटी। गॉट इट और नॉट? आया क्या बात समझ में? तो ये है कहानी रिलेटिव डेंसिटी का। अब इसमें एक और आप चाहे कि यहाँ पर एक रिलेशन भी होता है, यहाँ एक रिलेशन भी होता है, ये मैं पीछे साइड में आपको बता दूं, ठीक है? आइए हम पीछे साइड में इसको देख ले, या यहीं पर देख लेते हैं। थोड़ा सा इसका साइज को छोटा कर देते हैं, जो हम लोगों ने लिखा है इसके साइज को थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, ताकि हमको एक रिलेशन यहाँ देखने को मिल जाए, ताकि हमको यहाँ एक रिलेशन देखने को मिल जाए। यहीं पर हमको एक रिलेशन देखने को मिल जाएगा। आइए देखें रिलेशन क्या है। अब आपको बोला है कि सेम प्रेशर और टेम्परेचर पे, तो आप क्या लिखोगे? वेपर डेंसिटी को Vd बराबर PM, P और यहाँ M किसका हो जाएगा? गैस का, अपॉन R इंटू T डिवाइडेड बाई P। यहाँ मास किसका हो जाएगा? H2 का, मोलर मास है ये, मोलर मास है बेटा। ये यहाँ पर ये जो होता है ये मोलर मास है, ये आपके दिमाग में फिट रहना चाहिए, ठीक है? तो
P इंटू एम अपॉन H2/R इंटू TR, तो दोनों के लिए सेम ही होगा, दोनों यूनिवर्सल गैसियस कांस्टेंट है। अब यहाँ से ये RT, यहाँ से ये RT कैंसिल हो जाएगा, ये प्रेशर और ये प्रेशर कैंसिल हो जाएगा, तो वेपर डेंसिटी बराबर क्या आ गया, मॉलिक्यूलर मास या मास ऑफ द गैस अपॉन मास ऑफ हाइड्रोजन गैस। अब मास ऑफ हाइड्रोजन गैस क्या होता है, मास ऑफ हाइड्रोजन गैस 2 होता है, और ये हो गया वेपर डेंसिटी। तो यहां से एक रिलेशन आ गया वेपर डेंसिटी और मोलर मास ऑफ द गैस का, क्या आया, वेपर डेंसिटी बराबर मोलर मास ऑफ द गैस अपॉन 2। तो बहुत बार सवाल में मॉलिक्यूलर मास आपको डायरेक्टली नहीं गिवन होता, जो अभी हम लोग आगे कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं, तो वहां पर हम लोग को अगर मॉलिक्यूलर मास निकालना और सवाल में वेपर डेंसिटी दिया हुआ, तो वेपर डेंसिटी इंटू 2 कर देंगे, हमारा मॉलिक्यूलर मास निकल करके आ जाएगा। इसीलिए हम लोग को ये डेंसिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ा बिफोर स्टडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ इंपेरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। आई होप आपको यहां तक चीजें समझ में आ गई होगी, आई होप आपको यहां तक चीजें समझ में आ गई होगी। आइए बात करें आगे, आगे हम लोग को बात करना है इंपेरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला के बारे में। तो सबसे पहला सवाल आता है कि सर मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है। तो बेसिकली ये एक ऐसा फार्मूला है जो कि आपको एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन दी कंपाउंड, किसी कंपाउंड में किसी एलिमेंट का कितना एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है, इसके बारे में जानकारी जो फॉर्मूला देता है उसे ही हम क्या कहते हैं, उसे ही हम मॉलिक्यूलर फार्मूला कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपसे कोई पूछे ग्लूकोज में कार्बन कितना है, हाइड्रोजन कितना, ऑक्सीजन कितना है, तो आप उसे बताना कि आप मुझे मॉलिक्यूलर फार्मूला बता दो, मैं आपको एक्चुअल नंबर ऑफ द एटम ऑफ दैट एलिमेंट बता सकता हूं। फॉर एग्जांपल C6H12O6, दिस इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ग्लूकोज। तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो कितना कार्बन प्रेजेंट है, 6, हाइड्रोजन कितना प्रेजेंट है, 12, ऑक्सीजन कितना प्रेजेंट है, 6। सिमिलरली जब मैं वाटर का बात करूं तो वाटर के फार्मूला में 2 हाइड्रोजन के एटम है और 1 ऑक्सीजन के एटम है। यहां पर अगर मैं C6H6 का बात करूं, दैट इज बेंजीन, यहां पर कितना कार्बन के एटम है, 6, हाइड्रोजन का कितना एटम है, 6 एटम यहां पर प्रेजेंट है। क्लियर है क्या। तो ये आपका क्या कहलाएगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला। वही इंपेरिकल फार्मूला क्या है, इंपेरिकल फार्मूला शोज द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इन देयर सिंपल होल नंबर रेशियो। किसी मॉलिक्यूलर फार्मूला में जितने भी एलिमेंट के एटम्स प्रेजेंट है उसका सिंपल होल नंबर रेशियो के फॉर्म में जब आप उसको रिप्रेजेंट करते हैं तो वो उस फार्मूला को क्या कहते हैं, इंपेरिकल फार्मूला। फॉर एग्जांपल अगर आपको ग्लूकोज का फार्मूला पता है, दैट इज C6H12O6, आप यहां देखेंगे 6 कॉमन है, आप इसको सिंपल फॉर्म में बदलेंगे तो किस में बदलेंगे, CH2 हो, 6 से सबको डिवाइड दे देंगे, तो ये जो फार्मूला निकल कर क्या आया, ये क्या कहलाएगा, दिस इज कॉल्ड इंपेरिकल फार्मूला। तो यहां पर अगर मैं बात करूं C6H12O6, ये आपका CH2O है, इसका इंपेरिकल फार्मूला कौन हो गया, ये, इसका इंपेरिकल फार्मूला ये ऑलरेडी 2:1 के फॉर्म में ही प्रेजेंट है, तो यहां पर इंपेरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो गया। यहां पर 6 काट दो भैया, काटोगे तो क्या आएगा निकल करके, CH निकल करके आएगा। क्या निकल करके आएगा, CH। तो इसका इंपेरिकल फार्मूला बेंजीन का क्या हो जाएगा बेटा, बेंजीन का इंपेरिकल फार्मूला CH हो जाएगा। इज इट क्लियर कि व्हाट इज मॉलिक्यूलर फार्मूला, व्हाट इज इंपेरिकल फार्मूला। आई होप आपको यहां तक चीजें समझ में आ गई होगी। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, इंपेरिकल फार्मूला क्या है। बेसिकली अगर आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला पता है तो आप इंपेरिकल फार्मूला के बारे में बता सकते हैं। लेकिन मान लीजिए आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं दिया हुआ है, लेकिन हम लोग इस पूरे चैप्टर में क्या पढ़े, अमाउंट्स के बारे में पढ़े। आपको अमाउंट्स दे दिया कि उस पर्टिकुलर कंपाउंड में ना कार्बन इतना अमाउंट में प्रेजेंट है, हाइड्रोजन इतना अमाउंट में प्रेजेंट है, ऑक्सीजन इतने अमाउंट में प्रेजेंट है, तो बताओ इसका इंपेरिकल फार्मूला क्या होगा। हो सकता है आपको पूछ ले उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा। इस तरीके के सवाल देखने को मिल सकते हैं, इस तरह के सवाल देखने को मिल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे, आइए एक क्वेश्चन बनाएं और उसके द्वारा चीजों को समझेंगे। पहले मैं आपको थोड़ा सा स्टेप्स बता देता हूं, बार बार आपको वही काम करना है। स्टेप 1, आपको जो भी अमाउंट दिया हुआ हो, जिस फॉर्म में दिया हुआ हो, अमाउंट शुड बी प्रेजेंट इन टर्म्स ऑफ मोल। अमाउंट किसके फॉर्म में आपके पास प्रेजेंट होना चाहिए, मोल के फॉर्म में प्रेजेंट होना चाहिए। किसके फॉर्म में प्रेजेंट होना चाहिए, मोल के फॉर्म में प्रेजेंट होना चाहिए। अगर मान लीजिए वेट में दिया हुआ है तो आप उसको मोल में कन्वर्ट करना जानते हो ना बेटा, हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में यही सीखा। वॉल्यूम को मोल में कैसे बदलना जानते हो ना। अगर आपको वो नहीं आता तो आप पहले प्रीवियस लेक्चर देखो, फिर आप यहां तक पहुंचो, ठीक है।
अगर आपको नंबर में दिया तो मोल में बदलने आता है ना, मास परसेंटेज दिया हुआ है तो मोल में बदलने आता है ना, मोल परसेंटेज दिया हुआ है तो क्या आपको मोल में बदलने आता है ना। ये चीजें हम लोग पिछले लेक्चर्स में भी देखें, एवरेज मासेस में भी हम लोग इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को समझने का कोशिश किए। तो आई होप आपको मोल में हर एक चीज को बदलने आता है, मैं ये मान के चलूं, पक्का ना। चलो ठीक, तो यहां पर अमाउंट शुड बी प्रेजेंट इन टर्म्स ऑफ मोल। अगर आपको मोल मिल गया तो आपको बस क्या करना है, you have to find out the simple ratio. You have to find out the simple ratio of mole. You have to find out the simple ratio of mole. क्लियर है क्या? आपको यहां पर क्या करना, मोल का सिंपल रेशियो पता करना है। तो दिस इज द वे। और जो सिंपल रेशियो आएगा ना, लेट सपोज आपका सिंपल रेशियो आया, लेट सपोज यू हैव 3 एलिमेंट्स ए बी एंड सी, आपके इनका मोल का जो सिंपल रेशियो आया एस आर, एक्स आया, वाई आया, जेड आया, तो आप बस फॉर्मूला लिख देना ए एक्स बी वाई सी जेड, एंड दिस इज नोन एज एम्पेरिकल फॉर्मूला। दिस इज नोन एज एम्पेरिकल फॉर्मूला। क्लियर है क्या? आइए एक सवाल बनाए और चीजों को समझे। थोड़ी देर बाद मॉलिक्यूलर फार्मूला भी निकालना सीखेंगे, पहले एम्पेरिकल फार्मूला आ गया क्या, यही 2 स्टेप करना रहता है। अब आपको यहां पर जो एम्पेरिकल फार्मूला बोला है उसमें बता दिया एलिमेंट कौन कौन सा है, कार्बन है, दूसरा कौन सा है हाइड्रोजन है, और तीसरा कौन सा है ऑक्सीजन है। क्या ये बात क्लियर है क्या आप सभी को? ठीक है बेटा। अब यहां पर अगर आपको देखो तो आपको क्या दे दिया, मास परसेंटेज दे दिया। क्या आप इससे मास पता कर सकते हो क्या? अरे बोल दो ना एक बार, मास पता कर सकते हो क्या? परसेंटेज के फॉर्म में दिया हुआ टोटल 100 है, तो क्या मैं इसको बोल सकता हूँ कि 100 ग्राम में 42 ग्राम आपका कार्बन है, 10 ग्राम आपका क्या है हाइड्रोजन है, और 48 ग्राम आपका क्या है ऑक्सीजन है। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? अब आपको वेट पता चल गया तो आप क्या मोल निकाल सकते हो क्या? अरे बोलो ना हाँ या ना, क्या आप मोल निकाल सकते हो क्या? कैसे निकालोगे? 42/12, 10/1, 48/16। अब यहां जो वैल्यू आपकी निकल कर के आएगी, ये हो गया 21, ये हो गया 4, सॉरी ये हो गया 6, ये हो गया 7 और ये हो गया 2। तो क्या निकल के आ गई 3.5। इसकी वैल्यू क्या निकल कर के आ गई 10, इसकी वैल्यू क्या निकल कर के आ गई 3। बोलो यहां तक कोई दिक्कत की बात है क्या? ये आपका वैल्यू निकल के आ गया। अब आप इसको कोई भी एक ऐसा नंबर है क्या जिससे ये तीनों नंबर कट रहा हो? नहीं कट रहा है तो यही मेरा सिंपल रेशियो है, नहीं कट रहा तो यही मेरा सिंपल रेशियो। तो अब आप क्या लिखोगे, कार्बन के नीचे क्या लिख दोगे 3.5, हाइड्रोजन के नीचे क्या लिख दोगे 10 और ऑक्सीजन के नीचे क्या लिख दोगे 3। अब यहां सवाल आता है कि सर कभी भी क्या डेसिमल के फॉर्म में देख सकते हैं क्या? हम लोग जो भी फॉर्मूला फाइंड आउट कर रहे हैं वो एक स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड का फाइंड आउट करेंगे, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड का फॉर्मूला यहां पर हम लोग फाइंड आउट नहीं करेंगे बेटा। तो आपका जब भी कोई डेसिमल में हो तो आप उसको किस में बदल देना, आप उसको होल नंबर में। कैसे? मान लो 3.5 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या हो जाएगा C7H20O6। ये जो निकल के आया यही आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला है, यही आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला है। क्या ये बात आपको क्लियर हो गई? क्या ये बात आपको क्लियर हो गई? कैसे फाइंड आउट करेंगे अगर मास परसेंटेज दिया हुआ है तो? ठीक, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल में। सिमिलर क्वेश्चन है ये, मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 होमवर्क दे रहा हूं। सिमिलर क्वेश्चन है, बस यहाँ एक एलिमेंट आपका बढ़ गया है, दैट इज नाइट्रोजन। बाकी सिमिलर क्वेश्चन है, आपको बस सिंपल मास बदल निकालना, मोल्स निकालना, उसका सिंपल रेशियो निकालना और एम्पिरिकल फॉर्मूला बताना। इसका सोल्यूशन मैं इसी पीडीएफ में रिटन फॉर्म में आपको टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड कराऊंगा। तो ये जो आपको पीडीएफ मिलेगा उसमें इसका सोल्यूशन भी लिखा हुआ रहेगा, तो निश्चिंत रहिए आप इस पीडीएफ को देख लेना, आपको नोट्स भी मिल जाएगा, इन क्वेश्चंस का सोल्यूशन भी मिल जाएगा। क्लियर है क्या? आपको बस क्या करना है, आपको बस हमारा टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, फटाक देने से जाना है टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। वहां पर रेगुलर बेसिस में आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे, मस्त रहिए जब तक, है ना। अब इसमें मैं आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाना चाहता हूं, ये तो आपका होमवर्क हो गया है ना। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट इसमें मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं कि मान लीजिए आपको एम्पिरिकल फार्मूला तो आ गया निकालने, ठीक, लेकिन आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है। तो आपने देखा कि मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, कोई एक नंबर है जिससे आपने मॉलिक्यूलर फार्मूला में डिवाइड दिया सारे एलिमेंट्स के एटम के नंबर्स को और उसको सिंपल नंबर में बदल दिया। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां पर आपसे बात करूं
जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने इसको 6 से डिवाइड दिया, ठीक है, 6 से डिवाइड दिया, ये जो निकल के आया ये क्या बन गया, एम्पिरिकल फार्मूला। ये क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या कि मॉलिक्यूलर फार्मूला में अगर किसी n नंबर से मैं मल्टीप्लाई कर दूं, एम्पिरिकल फार्मूला में अगर मैं किसी n नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा मॉलिक्यूलर फार्मूला निकल करके आ जाएगा। अगर मैं किसी n नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं एम्पिरिकल फार्मूला में तो मेरा मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाएगा। फॉर एग्जांपल यहां पर वो n क्या है, n 6 है, अगर आप 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ग्लूकोज निकल करके आ जाएगा, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ग्लूकोज निकल करके आ जाएगा। क्लियर। अब एक और इसमें क्वेश्चन आता है, जैसे फॉर एग्जांपल C2H2, अगर मैं इसका एम्पिरिकल फार्मूला आपसे पूछूं तो क्या बताओगे, CH C6H6, इसका एम्पिरिकल फार्मूला पूछूं तो क्या बताओगे, इसका भी आप बताओगे CH। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या। लेकिन अगर मैं इसके एम्पिरिकल फार्मूला को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये मेरा क्या बन जाएगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला। अगर मैं इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या बन जाएगा, मेरा बेंजीन का फार्मूला। क्लियर है क्या। लेकिन ये 6 है कि ये 2 है, कैसे पता चलेगा। तो आपको क्या पता होना चाहिए, आपको उसका मॉलिक्यूलर वेट पता होना चाहिए। तो अगर आपको ये बात पता है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला इज n टाइम्स द एम्पिरिकल फार्मूला, तो मैं क्या ऐसा लिख सकता हूं क्या कि मोलर मास इज n टाइम्स द एम्पिरिकल मास, इज n टाइम्स द एम्पिरिकल मास, ऐसा लिख सकता हूं क्या। अरे बता दो ना यार, क्लियर है क्या। मैं मोलर मास को क्या लिख सकता हूं, n टाइम्स द एम्पिरिकल मास लिख सकता हूं ना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो n बराबर क्या आ जाएगा, मोलर मास या मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एम्पिरिकल वेट। तो यहां पर एक फॉर्मूला निकल के आ गया n फाइंड आउट करने का। अब सवाल है सर ये n के लिए हमको क्या पता होना चाहिए, एम्पिरिकल वेट, ये कैसे निकालोगे। आपको एम्पिरिकल फॉर्मूला तो कैलकुलेट करने आ गया, अब आपको एम्पिरिकल फॉर्मूला पता तो आप इसका एम्पिरिकल वेट भी निकालोगे। कैसे, 7 × 12, 20 × 1, 6 × 16, ऐसे करके क्या निकाल लोगे, इसका एम्पिरिकल वेट निकाल लोगे। अब मामला कहां फंसेगा, मॉलिक्यूलर वेट में। तो दो कंडीशन बन सकते हैं, या तो मॉलिक्यूलर वेट आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, या तो वेपर डेंसिटी। ये दो में से कोई एक चीज आपको गिवन होगा, ये दो में से एक चीज गिवन होगा, दो में से एक चीज गिवन होगा। और अगर ये दोनों नहीं दिया है तो क्या दिया हुआ होगा, रिएक्शन। रिएक्शन का जब भी आपको कंडीशन देगा तो एक बात याद रखना, रिएक्शन से में जो भी कोई मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करता है वो अपने मॉलिक्यूलर फॉर्म में पार्टिसिपेट करता है, एम्पिरिकल फॉर्म में पार्टिसिपेट नहीं करता है। तो रिएक्शन दिया हुआ रहेगा, वहां से भी आप जज कर पाओगे कि क्या कहानी बन के निकल के आती है। इज इट क्लियर। तो दिस इज, अगर मॉलिक्यूलर वेट दिया तब तो कोई दिक्कत नहीं, वेपर डेंसिटी देगा तो आपको मॉलिक्यूलर वेट को, वेपर डेंसिटी को 2 से मल्टीप्लाई कर देना, मॉलिक्यूलर वेट निकल करके आ जाएगा। वेपर डेंसिटी को 2 से मल्टीप्लाई कर देना, मॉलिक्यूलर वेट निकल करके आ जाएगा। फिर उसको यहाँ पुट कर देना, एम्पिरिकल वेट से डिवाइड दे देना, n की वैल्यू आ जाएगी। और उस n से जब एम्पिरिकल फार्मूला को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास मॉलिक्यूलर फार्मूला निकल करके आ जाएगा। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर बेटा, इज इट क्लियर। अगर कोई चीज नहीं समझ में आती है एक बार थोड़ा सा पीछे जाओ, वापस उसको देख लो। रिकॉर्डिंग्स का यही फायदा है कि आप बार बार पीछे आगे कर सकते हो। अगर आपको वीडियो स्लो लग रही है आप 1.25 पे चला लो वीडियो, ठीक है, थोड़ा सा स्पीड अप कर लो, वो आपके अपने हाथ के ऊपर है। यूट्यूब ये फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है आप सभी को। इज इट क्लियर। तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब यहां पर देखो, अब यहां पर चकमा क्या खाते हैं लोग, गलती क्या करते हैं, इसको 15 ग्राम लिख देंगे, इसको 30 ग्राम लिख देंगे, इसको 25 ग्राम लिख देंगे और उसको 30 ग्राम लिख देंगे। ये उनको आदत सी पड़ जाती है बेटा, आदत सी। लेकिन यहां गौर तो फरमा लो एक बार, ये डायरेक्ट आपको मोल परसेंट ही दे रहा है, ये डायरेक्ट आपको मोल परसेंट ही दे रहा है। तो मतलब आप यहां से डायरेक्ट मोल फाइंड आउट कर सकते हैं। ये कितना हो गया 15, ये कितना हो गया 30, ये कितना हो गया 25 और ये कितना हो गया 30। बोलो आया क्या, डायरेक्ट मोल आ गया। अब इसका सिंपलेस्ट रेशियो में बदल दो, इसको सिंपलेस्ट रेशियो में बदल दो, 5 से डिवाइड दे दो तो हो जाएगा 3, 6, 5, 6। क्या हो जाएगा फॉर्मूला, बड़ा आसानी से C3H6O5S6, दिस इज द फॉर्मूला। और आपने सिंपल रेशियो करके निकाला है तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एम्पिरिकल फॉर्मूला। बहुतों के मन में ये भी सवाल आता है कि सर जब आपको मोल्स पता है, एग्जैक्ट मोल्स पता है, तो व्हाई डोंट यू फाइंड आउट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डायरेक्टली, ये C15H30 25। नहीं 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 नहीं, ऐसे करके कभी भी हम लोग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को फाइंड आउट नहीं करेंगे।
इज इट क्लियर? तो ये दो प्रकार के सवाल मैंने आपको बता दिए। एक तीसरा प्रकार का सवाल आपको देखने को मिलता है जहां पर ये रिएक्शंस दिए रहेंगे, ये स्टेटमेंट बेस्ड सवाल होंगे। तो इन सवालों में एम्पिरिकल फार्मूला कैसे फाइंड आउट करेंगे, और खासकर ये ऑर्गेनिक कंपाउंड वाला बहुत चर्चा में रहता है। देखो आपको क्या बोला है, 72 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड undergoes a combustion which produces 220 gram of CO2 and 108 gram of H2O। अब यहां गलती क्या करते हैं लोग, जब भी आप ऑर्गेनिक कंपाउंड देखते हो आप आंख बंद करके CXHY लिख देते हो, आप आंख बंद करके CXHY लिख देते हो। अब यहां गलती होने के चांसेस क्या है कि सर यहां पर कोई जरूरी है क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड में सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन ही होगा? ये तो कोई जरूरी नहीं है। हाँ, अगर सवाल में लिखा रहता 72 ग्राम ऑफ हाइड्रोकार्बन, 72 ग्राम ऑफ हाइड्रोकार्बन, देन यू कैन राइट CXHY, देन यू कैन राइट CXHY विदाउट थिंकिंग एनी मोर। बट whenever it is written as an organic compound, जब भी आपका वहां पर सवाल में ऑर्गेनिक कंपाउंड वर्ड यूज किया हुआ रहेगा, उस पर्टिकुलर केस में आप डायरेक्ट CXHY नहीं लिखोगे, आप डायरेक्ट CXHY नहीं लिखोगे। आप क्या लिखोगे, आप क्या लिखोगे, जरा सोचो ना, एक बार सोच लो फटाफट। आप सिंपल लिखना ऑर्गेनिक कंपाउंड, और इसका कंबशन करा रहे हो, मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा रहे हो। और जब भी कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगा तो यहाँ पर CO2 प्लस H2O जनरली बनता हुआ नजर आएगा, जनरली बनता हुआ नजर आएगा। इस प्रकार के सवाल हम लोग पहले भी कर चुके हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बहुत जन बोलते हैं सर ये लिक्विड क्यों लिखे है, जब भी कंबशन करा रहे हो ना, अगर आपको टेम्परेचर मेंशन नहीं किया गया, मैं रूम टेम्परेचर सोचूंगा, रूम टेम्परेचर में H2O लिक्विड फॉर्म में रहता है, इसलिए मैं L लिखता हूं यहाँ पर। क्लियर है क्या? अब एक बात बताना, क्या जितने भी यहाँ पर कार्बन आए होंगे वो सब के सब ऑर्गेनिक कंपाउंड से आए होंगे क्या? यस। क्या जितने भी हाइड्रोजन यहाँ पर आए होंगे वो सबके सब इसी ऑर्गेनिक कंपाउंड से आए होंगे क्या? यस, क्योंकि दूसरे रिएक्टेंट के पास ना कार्बन है ना हाइड्रोजन है, दूसरे रिएक्टेंट के पास ना कार्बन है और ना ही हाइड्रोजन है। तो जो भी कार्बन इस CO2 में आएगा वो कहां से आएगा, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड से आएगा। जो भी हाइड्रोजन इस H2O में आएगा वो कहां से आएगा, वो भी इसी ऑर्गेनिक कंपाउंड से आएगा। तो क्या हम ये बात बोल सकते हैं कि आपको क्या दिया हुआ है, वेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 220, तो मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या लिख दोगे बेटा, 220 अपॉन इसका मॉलिक्यूलर वेट दैट इज 44। अरे डिवाइड दे दो, ये आपका क्या आ गया, मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 5 आ गया, तो मोल्स ऑफ कार्बन भी क्या आएगा, 5 आएगा। बोलो यहां तक आया क्या बात समझ में, यहां तक आया क्या? अब अगर मेरे से कोई पूछेगा मोल्स ऑफ H2O बता दो, क्या लिखोगे? यहां पर वेट कितना दिया हुआ है, 108 ग्राम, इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या लिख दोगे, 18 ग्राम। ये ग्राम ग्राम कट गया, ये क्या हो गया 6, तो मोल्स ऑफ H2O कितना आ गया 6, तो मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कितना आ जाएगा 12। ये सारे तरह के सवाल हम लोग बहुत बार कर चुके हैं कि अगर आपको मॉलिक्यूल का मोल्स पता है तो एटम का मोल्स फाइंड आउट कर सकते हो। तो यहां से वेट ऑफ कार्बन क्या निकल कर क्या आ गया, जल्दी से बताना, 5 × 12, आंसर क्या आ गया 60 ग्राम। ये किसका वेट निकल के आया, कार्बन का। उसी तरीका से वेट ऑफ हाइड्रोजन बता दो ना, हाइड्रोजन बता दो भाई, कितना हो गया 12 × 1, आंसर हो गया 12 ग्राम। और इन दोनों को अगर जोड़ दोगे तो कितना आ जा रहा, 72 ग्राम। क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड का भी वेट 72 है क्या? यस। इसका मतलब है कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या चीज से मिलकर के बना होगा, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ कार्बन एंड हाइड्रोजन से मिलकर के बना होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्योंकि जितना कार्बन था उस टोटल कार्बन का वेट 60 आ रहा है, और जितना हाइड्रोजन था उस टोटल हाइड्रोजन का वेट भी 12 आ रहा है, और इन दोनों को जोड़ने पर उस ऑर्गेनिक कंपाउंड के वेट के बराबर हो गया, दैट इज 72 ग्राम, दैट इज 72 ग्राम्स। तो अगर मेरे से कोई पूछेगा कि मुझे इंपेरिकल फार्मूला चाहिए, तो यहां से जो मोल्स आया ना निकल के C5 लिख देना, और यहां से H12 लिख देना। अब इसका सिंपल रेशियो निकालना, ये ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में है क्योंकि हमको वैल्यू डेसिमल में तो देना नहीं है, तो मैं C5H12 आंसर बता दूंगा। कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। हाँ, बहुत बार क्या आता है ना, मन में सवाल आता है कि सर अगर ये रेशियो 3.1 होता या 3.2 होता तब आप उसको कैसे बदलते? तो अगर ये 0.5 से नीचे होता ना मैं 3 मान लेता, और 0.5 से ऊपर होता तो मैं 4 मान लेता। ये भी बहुत बार सवाल मन में आता है,
ठीक है, तो उस तरह के सवाल में हम लोग इस तरीका से सोच सकते हैं। आइए एक सवाल और देखें, एक और सवाल देखते हैं। बोला है अच्छा, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन हाइड्रोजन के जगह पे और भी कुछ हो सकता है क्या? हम लोग क्या डेफिनेशन पढ़ते हैं? हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। क्या पढ़ते हैं? हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स में इस कार्बन और हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन भी हो सकता है, नाइट्रोजन भी हो सकता है, सल्फर भी हो सकता है, एनीथिंग कैन बी देयर प्रेजेंट, कुछ भी और हो सकता है। अब यहां पर अगर मेरे से कोई पूछेगा, अगर मेरे से यहां कोई कुछ पूछे कि बताओ 104 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड अंडरगोज अ कंबशन which produces 220, फिर वही काम करेंगे हम। यहां पर अभी ऑर्गेनिक कंपाउंड में OC लिखेंगे, इसको O2 के साथ रिएक्ट कराएंगे, यहां कार्बन डाइऑक्साइड और H2O आराम से बनाएंगे। अब यहां पर देखो, यहां पर देखना, कार्बन डाइऑक्साइड का मोल्स आसानी से निकाल लोगे, दैट इज 220 अपॉन 44, आंसर आएगा 5 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 5 मोल हो गया, और मोल्स ऑफ कार्बन भी 5 मोल होगा, और वेट ऑफ कार्बन 5 इंटू 12 60 ग्राम्स होगा, 60 ग्राम्स होगा। बोलो कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत है क्या? नहीं। उसी तरीका से मोल्स ऑफ H2O क्या हो जाएगा बेटा? 108 ग्राम लिख रहा है, 108 ग्राम लिख रहा है। मोल्स ऑफ वाटर कितना होता है? मोल्स ऑफ वाटर निकालना तो उसका मॉलिक्यूलर वेट क्या लोगे? 18 ग्राम लोगे, इसको काट देना 6 आएगा। मोल्स ऑफ H2O 6 मोल आ रहा है, तो मोल ऑफ हाइड्रोजन कितना आएगा? 12 मोल, तो वेट ऑफ हाइड्रोजन कितना आएगा? 12 ग्राम आएगा। बोलो यहां तक कोई दिक्कत है क्या? नहीं। ये 60 हो गया, ये 12 हो गया, ये 60 हो गया, ये 12 हो गया, इसमें कोई संदेह है क्या? नहीं। अब इन दोनों को अगर जोड़ोगे तो आंसर आएगा 72 ग्राम, बट यहां पर कितना है? 104 ग्राम है ऑर्गेनिक कंपाउंड। मतलब ये ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर के नहीं बना हुआ होगा, इसमें और भी कोई तीसरा पार्टी भी मौजूद है। वो तीसरा पार्टी कौन है? अरे बताओ, क्या इसके कंपाउंड में कोई और अदर एलिमेंट नजर आ रहा है क्या? मेरे को तो एक कार्बन नजर आ रहा, दूसरा हाइड्रोजन नजर आ रहा, तीसरा क्या आ रहा? ऑक्सीजन। तो देयर इज ग्रेट पॉसिबिलिटी। ग्रेट पॉसिबिलिटी मतलब क्या? पॉसिबिलिटी ही ऑक्सीजन का है। मतलब जो बचा हुआ है ना, जो बचा हुआ है 72 माइनस 104 करोगे, जो बचा हुआ है 32 ग्राम, वो किसका होगा? ऑक्सीजन का होगा। बोलेगा सर नाइट्रोजन क्यों नहीं? कोई कंपाउंड में नाइट्रोजन नजर आ रहा है क्या प्रोडक्ट में? सल्फर क्यों नहीं आ रहा है क्या? क्लोरीन क्यों नहीं? फ्लोरीन क्यों नहीं? ब्रोमीन क्यों नहीं? आयोडीन क्यों नहीं? क्योंकि मुझे वो नजर आ ही नहीं रहा है भाई। अगर आ रहा होता तो वो कम क्वेश्चन में लिखता ना, नहीं लिखा है। इसका मतलब है कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा अगर कोई हो सकता है तो ऑक्सीजन हो सकता है। जो हो सकता है कि ऑक्सीजन यहां से भी जा रहा हो और यहां से भी जा रहा हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब मैं यहां क्या निकाल लूंगा? मोल्स ऑफ कार्बन तो निकला ही पड़ा है 5 मोल, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन निकला ही पड़ा है 12 मोल, और मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कितना आ जाएगा? 32 अपॉन 16, आंसर क्या आ गया? 2 मोल। अब इसका सिंपल कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से मिलकर के ये ऑर्गेनिक कंपाउंड बना है। कार्बन के आगे क्या लगा दोगे? 5, 12, 2। क्या ये कटेगा? और नहीं। कोई एक ऐसा नंबर है जो इस तीनों को काट सकता हो सिंपल होल नंबर में? नहीं। यही हो जाएगा आंसर, C5H12O2, C5H12O2, यही इसका हो जाएगा। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? इसी में बोलेगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो कोई मॉलिक्यूलर वेट दे देगा, उसके अकॉर्डिंग बता दीजिएगा, उसके अकॉर्डिंग बता दीजिएगा। क्लियर है क्या? आइए कुछ और सवाल बनाएंगे, कुछ और सवाल बनाएंगे, लेकिन उससे पहले इसी क्वेश्चन को या इस क्वेश्चन में ले लो, ठीक है? अब आपको इसी का मॉलिक्यूलर वेट अगर दे देता, मान लो है ना 7, मान लो इंपेरिकल वेट क्या निकल कर क्या आ रहा? 7 इंटू 12 प्लस 20 प्लस 6 इंटू 16, तो 7 इंटू 12 कितना हो जाएगा? 84 प्लस 20 प्लस 6 इंटू 16, ये हो गया 96, ये हो गया 6 4 90, 180, और ये हो गया 200, ये हो गया 200। अब इसमें बोल देता कि मॉलिक्यूलर वेट 400 ग्राम्स है, तो बताओ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? तो बताओ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? तो n बराबर क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूलर वेट अपॉन इंपेरिकल वेट, ये और ये कट गया, ये हो गया 2,
तो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या आ जाएगा, 2 इंटू एम्पेरिकल फार्मूला, 2 इंटू एम्पेरिकल फार्मूला ये है 2 इंटू C7H20O6 C14H40O12, दिस विल बी योर मॉलिक्यूलर फार्मूला। इस तरीका से मॉलिक्यूलर फार्मूला का भी सवाल आ सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं। मैंने बोल दिया ना, या तो मॉलिक्यूलर वेट दे देगा या तो वेपर डेंसिटी दे देगा, सवाल आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब यहां पर बात करिए, यहां पर बात कर, अच्छा यहां पर बहुत जन को कंफ्यूजन होगा, ये जो निकाले हैं ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है कि एम्पेरिकल फार्मूला। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जहां पर एम्पेरिकल फार्मूला कैन बी इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर फार्मूला, कैन बी, देयर इज अ पॉसिबिलिटी। जैसे आपका H2O के केस में मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पेरिकल फार्मूला दोनों सेम था, वैसे ये भी हो सकता है। और बात रिएक्शन की है तो यही आपका एम्पेरिकल फार्मूला हो जाएगा और यही आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और अगर ये कट रहा होता तो काट के बताते एम्पेरिकल फार्मूला क्या है, अगर ये कट रहा होता तो काट के बताते कि एम्पेरिकल फार्मूला क्या है। इज इट क्लियर? आइए नेक्स्ट सवाल देखें, क्वेश्चन देखने में थोड़ा सा डरावना टाइप का लग रहा है लेकिन है आसान। क्या बोलता है पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल PCBs known to be dangerous environmental pollutants, ये dangerous environmental pollutants है, are a group of a compound with a general empirical formula। आपको empirical formula दे दिया है, क्या दिया है भैया, C12HMCl10 where m is an integer, जहां पर m क्या है, इंटीजर है। तो बोलता व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m की क्या वैल्यू होगी यहां पर, हेंस द इंपेरिकल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड PCB दैट कंटेन्स, बोलता इंपेरिकल फार्मूला में 58.9% क्लोरीन है। क्लियर? तो ये आपका इंपेरिकल फार्मूला दे दिया है, इसमें बोल रहा 58.9% क्लोरीन है। इट मींस मैं क्या बोल सकता हूं, वेट परसेंटेज ऑफ क्लोरीन बराबर वेट ऑफ क्लोरीन अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपाउंड, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपाउंड, कंपाउंड क्या हो जाएगा, ऑफ PCB इंटू 100। अब वेट परसेंटेज ऑफ क्लोरीन में क्या लिख दोगे, 58.9। वेट ऑफ क्लोरीन में क्या लिखोगे, नंबर ऑफ एटम्स कितने क्लोरीन के, 10 - m, इसका एटॉमिक वेट कितना होता है 35.5 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ PCB कितना लिखोगे भैया, 12 इंटू 12 प्लस 10 इंटू m प्लस 10 - m इंटू 35.5 इंटू 100। जब यहां पर m की वैल्यू को आप कैलकुलेट करोगे, एक ही इक्वेशन है और एक ही वेरिएबल है, कैलकुलेशन आप घर पे करना, तो आपका m का वैल्यू जो आएगा लगभग 3.84 के आसपास आएगा, जिसको मैं क्या कंसीडर कर लूंगा, m बराबर 4। तो आंसर विल बी m बराबर 4। ऐसे इंटीरियर टाइप क्वेश्चन में क्वेश्चन आ सकते हैं। इज इट क्लियर? चलिए आगे एक सवाल और देखें, ये भी इस तरह के सवाल भी पूछे जाते हैं। बोलता है इंसुलिन कंटेन्स 3.4% सल्फर, व्हाट विल बी द मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द इंसुलिन। अच्छा एक बात बताओ, इंसुलिन का मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट बोला है तो कम से कम कितना सल्फर हो सकता है, किसी भी मॉलिक्यूल में कम से कम एक ही सल्फर प्रेजेंट हो सकता है, कम से कम एक ही सल्फर प्रेजेंट हो सकता है। तो परसेंटेज ऑफ सल्फर कैसे निकालोगे, जिस एलिमेंट का परसेंटेज निकालना उसका वेट को ऊपर लिख देना और नीचे डिवाइड क्या चीज से करोगे, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपाउंड इनटू 100 करोगे क्या, अरे बोलो ना, परसेंटेज ऑफ सल्फर कितना है 3.4, वेट ऑफ सल्फर मैं बोला मिनिमम कितना हो सकता है, कम से कम एक एटम होगा और एक एटम 32 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू 100। तो मॉलिक्यूलर वेट बराबर 3200 डिवाइडेड बाई 3.4, मतलब 900 समथिंग आंसर आएगा। और एक ही ऐसा आंसर है और उसको डिवाइड, अच्छा एक और है 970, डिवाइड दे लेना, डिवाइड दोगे तो आंसर क्या आएगा, ऑप्शन सी आएगा, ऑप्शन सी आएगा। क्लियर?
अब क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता था, सोडियम सॉल्ट ऑफ मिथाइल ऑरेंज। अभी सब देख के डरना नहीं, मिथाइल ऑरेंज का फॉर्मूला क्या होगा सर बताइए, इंसुलिन का फॉर्मूला बताइए, बताने की जरूरत नहीं है। देखो ना, बिना इंसुलिन के फॉर्मूला के ही सवाल बनेगा बेटा, जब भी मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट का सवाल आएगा, इस तरह का सवाल आएगा। क्लियर, आगे देखते हैं। मिथाइल ऑरेंज है 7% ऑफ सोडियम। आपको क्या करना है, वेट परसेंटेज ऑफ सोडियम, मिनिमम कितना हो सकता है सोडियम, यहां भी मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट का क्वेश्चन है, तो एक एटम हो सकता है, और एक एटम का मास 23 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू 100। सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आएगा। सेम क्वेश्चन है, सेम। ये आपको मैं होमवर्क दे रहा हूं, ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं। इज इट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 बोलता क्या, आइए देखते हैं। ए गिवन सैंपल ऑफ अ प्योर कंपाउंड कंटेन्स 9.81 ग्राम ऑफ जिंक। 9.81 ग्राम ऑफ जिंक। तो जिंक का वेट दे दिया, तो हमको क्या निकालना पड़ेगा, मोल्स ऑफ जिंक। कैसे निकालोगे, वेट दिया हुआ है तो 9.81 अपॉन 65। फिर आगे देखो क्या बोला, इतना अमाउंट ऑफ क्रोमियम, तो मोल्स ऑफ क्रोमियम कैसे निकालोगे बेटा, एटम दे दिया 1.8 इंटू 10 टू द पावर 23 डिवाइडेड बाई 6 अपॉन 10 टू द पावर 23। फिर आगे देखो बोलता है 0.60 मोल ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का आपको मोल दे ही दिया, मोल ऑफ ऑक्सीजन कितना दे दिया, 0.60। यहां से क्या निकल करके आ जाएगा, जब आप इसको डिवाइड दोगे तो 0.50 कुछ आएगा, तो 0.15 रहने दो, ये और ये कट गया, ये 0.30 हो गया, ये तो एज इट इज इसको ऐसा ही रहने दो। क्या मैं इसको काट सकता हूं, यस काट सकता हूं, ये काट सकता हूं, 1 ये 2 ये 4, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, बोलता है व्हाट इज द सिंपलेस्ट फार्मूला, मतलब सिंपलेस्ट फार्मूला मतलब इंपेरिकल फार्मूला। तो जिंक के आगे आ जाएगा 1, क्रोमियम के आगे आ जाएगा 2, ऑक्सीजन के आगे आ जाएगा 4। 1 लिखो चाहे ना लिखो, बात बराबर है, तो यहां पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी इज योर करेक्ट ऑप्शन। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी कि इंपेरिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला का सवाल कैसा आता है, कैसे उसको सॉल्व किया जाता है। इसी के साथ सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, आप कह सकते हैं मोल कॉन्सेप्ट खत्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो है कंसंट्रेशन टर्म्स। कंसंट्रेशन टर्म्स क्या होते हैं, कितने तरीके से सॉल्व होते हैं, उसमें इडियोमेट्री और जिल्दाल मेथड, डुमास मेथड, फास्फोरस को फाइंड आउट करने वाला कैरिस मेथड, लीबिक्स मेथड, ये सारे मेथड्स एंड कंसंट्रेशन टर्म मिक्सिंग करके क्या होगा, ये सारी कुछ हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आपको अगर मजा आ रहा है ना भैया, शेयर करना ना भूले, प्लीज शेयर करिए वीडियोस को, जितने पब्लिक तक पहुंचा सकते हैं पहुंचाइए, क्योंकि ये फ्री में आपको बहुत जबरदस्त कोशिश कर रहा हूं कि मैं अपना बेस्ट कंटेंट आपको प्रोवाइड करूं और आपका कहीं ना कहीं जेईई मेन में सिलेक्शन होता हुआ नजर आए। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा प्लीज 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 प्लीज। धन्यवाद, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे और जबरदस्त रहे।